हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जो कि था पॉलिटिकल रूलर्स, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कैसे आए थे। बट ब्रिटिशर्स को जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे उन लोगों ने पहले इंडिया में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। आप लोगों को कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब वो क्या थे, ट्रेडर्स मतलब कि व्यापारी, तो वो एक मर्चेंट्स में से इंडिया के रूलर कैसे बन गए, क्योंकि वो तो क्या थे मर्चेंट्स, वो तो गुड्स को सोल्व करने के लिए थे, बट वो इंडिया के रूलर्स कैसे बन गए, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया में देखा था कि इंडिया में एक ही पॉलिसी है एंड वो है कि एक दूसरे के ऊपर रूल करना, वो मेन पावर था, क्योंकि जितने भी रूलर्स थे जो किंग थे उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी, और जिसके चलते उन लोगों ने इंडिया में उनका जो पावर था वो बनाना स्टार्ट किया, और वो पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए याद रखना उन्होंने उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी किसकी है, ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश की थी। ये कंपनी एस्टैब्लिश उन लोगों ने की थी एंड वो भी एलिजाबेथ के टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुई थी। इट मींस कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स को इंडिया में जाकर ट्रेडिंग करनी है तो ये जो कंपनी है वो उन लोगों को हेल्प करती थी। बट हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में उनका रूल स्ट्रॉन्ग हो चुका था, उसका रीजन है दो लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। दोनों जो बैटल ऑफ प्लासी वो जो बैटल हुआ उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो टैक्सेस पे नहीं करे थे, क्योंकि औरंगजेब वो पर्सन था जिन्होंने उनको परमिशन दी थी कि वो बिना टैक्सेस के इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जब दूसरे रूलर्स आए तो उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट, बिकॉज इसकी वजह से उनकी जो इनकम थी, एनुअल इनकम वो काफी कम हो रही थी, जिसके लिए पहली लड़ाई हुई थी इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। जो पहली लड़ाई हुई वो कौन सी थी, बैटल ऑफ प्लासी। कौन से ईयर में, 1757। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसका ईयर क्या था, 1757, एंड बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसका ईयर क्या था, 1764। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी, तो मीर कासिम उनके साथ और भी लोग मिले हुए थे, जैसे कि मुगल एम्पायर ने उनको साथ दिया था। देन अवध के जो रूलर थे मतलब कि शाह आलम II, ये सारे लोगों ने मिलकर उनको सपोर्ट किया था। तो मीर कासिम के सामने कौन था, तो वो थे ब्रिटिशर्स। एंड सेम यहाँ पे कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, तो सिराज उद्दौला एंड उनके सामने कौन थे, ब्रिटिशर्स। इसका ईयर क्या है, 1757 एंड इसका 1764। ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ से उनका जो रूल था वो इंडिया में एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। पेज नंबर 51 पे द सिख एम्पायर, क्योंकि ये सारे एम्पायर जब खत्म होंगे तभी ब्रिटिशर्स का एम्पायर स्टार्ट होगा, इसीलिए आपको ये सब कुछ इसीलिए दिया है ताकि आपको ये बताया जाए कि कैसे हमारे एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गए एंड ब्रिटिश एम्पायर कैसे एस्टैब्लिश हुआ। गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म इन 15th सेंचुरी। गुरु नानक जिन्होंने सिखिज्म को 15th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था, मतलब कि इंट्रोडक्शन किया था। इट मींस कि सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक। बट अगर आपने कभी देखा हो कि ये जो सिख रिलीजन है, चाहे सिख रिलीजन हो, बुद्ध रिलीजन हो या फिर जैन रिलीजन क्या हो, एक उनके फाउंडर होते और उसके बाद दूसरे जो होते वो उनके तीर्थंकर जैसे होते, मतलब कि उनके बाद आने वाले जिन लोगों ने वो रिलीजन को कंटिन्यू किया है। जैसे कि जैनिज्म में पहले कौन थे, तो ऋषभ देव, फिर उसके बाद आने वाले 24 वाले कौन थे, तो वो थे मामी स्वामी। जैसे इसमें फाउंडर मतलब कि पहले जो पर्सन थे जिन्होंने फाउंड किया वो कौन थे, गुरु नानक। फिर बाकी इनके बाद बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने उनको कंटिन्यू किया, जिसमें 10वें नंबर पे कौन थे, गुरु गोविंद। कौन थे, गुरु गोविंद।
जो बहादुर एंड मुगल एम्पायर के बीच में जब लड़ाई हुई तब इनकी डेथ हो गई थी। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। सिखिज्म इज एसोसिएटेड विद द गुरु ट्रेडिशन एंड ये किसके साथ जुड़ा है? गुरु ट्रेडिशन के साथ। इन विच द 10th गुरु वेर बोर्न, जहाँ पे 10वें जो हमारे गुरु थे वो जन्म हुआ, इन जिसका नाम है द 10th गुरु, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह। यूनाइटेड द सिख एंड द एस्टैब्लिश्ड द सिख स्टेट। उन्होंने सिख स्टेट को, मतलब कि उस स्टेट को सिख नाम से ले दिया क्योंकि मोस्टली वहाँ पे कौन रहने वाले थे? सिख, जो कि हमारे गुरु गोविंद जो हमारे 10वें नंबर के सिखिज्म पर्सन थे। आफ्टर गुरु गोविंद, बांदा बहादुर स्टेज अ फियर्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के खिलाफ जो बांदा बहादुर था उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई तो लड़ी, मतलब कि बैटल उन्होंने कन्वेयर तो की। The Sikh were divided into 12 groups, जहाँ पर गुरु गोविंद की डेथ हुई थी एंड वो जो सिख स्टेट जो गुरु गोविंद ने एस्टैब्लिश किया था वो 12 ग्रुप में डिवाइड हो चुका था। रंजीत सिंह, a powerful leader of सुका चाकिया क्लेन, मतलब कि उनकी जो डायनेस्टी जो क्लेन होती है वो सुका चाकिया क्लेन से बिलोंग करते थे। रंजीत सिंह जो पंजाब अमृतसर के काफी स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे। डेवलप द सिख एम्पायर, एंड ये स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो बाहर की जो कंट्री थी, मतलब कि नेपाल, इन लोगों के साथ ये जो रंजीत सिंह ने उनके जो रिलेशंस थे वो काफी अच्छे थे। एंड प्लस कि रंजीत सिंह ने ना काफी टेक्नोलॉजी भी यूज की थी, जैसे कि कैनन को यूज करना, जिसको हम बोलते हैं गोला बारूद, एंड जो तोप होती है उसका यूज ये काफी अच्छी तरह से करते थे। तो इंडिया में उस वक्त रंजीत सिंह काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक वो लोग कभी पंजाब में, मतलब कि ब्रिटिशर्स पंजाब में उनका रूल एक्सपांड नहीं कर पाए। इट मींस कि ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, बट उनके होते हुए वो रूल एक्सपांड नहीं कर पाए। Ranjit Singh, a powerful leader of the Sukha Chakya clan, developed the Sikh Empire. उन लोगों ने एक पूरा सिख एम्पायर डेवलप किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया। ही कन्वेड, और फिर उन्होंने कौन से ऐसे एरिया थे? कन्वेड मतलब क्या कि जीतकर अपने हिस्से में ले लेना। तो उन्होंने कौन से एरियाज कन्वेड किए? सो लाहौर, अमृतसर, इट मींस कि नॉर्थ के मोस्टली एरियाज है, लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, देन पेशवार एंड मुल्तान, एंड एस्टैब्लिश अ वास्ट टेरिटरी ऑफ सिख एम्पायर। तो आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया उन लोगों ने बनाया, जो कि पूरा क्या था? सिख एम्पायर। His army consisted of the European general and soldier. उनकी आर्मी में यूरोपियन, मतलब कि इंडिया का जो पूरा यूरोपियन जो हिस्सा है, यूरोपियन कंट्रीज मतलब क्या कि पोर्टुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, लंदन, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे जो जनरल या फिर जो सोल्जर थे वो उनकी आर्मी में थे। इट मींस कि उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। His army consisted of the European general and soldier. He made his army as modern as the armies of Europe. यूरोप की आर्मी जितनी मॉडर्न थी, मतलब कि जितनी डेवलप थी, उतनी ही आर्मी रंजीत सिंह की भी थी। In Lahore, he set up a cannon factory. उन्होंने लाहौर में उनकी जो कैनन फैक्ट्री, मतलब कि जो तोप बनाती है, वो फैक्ट्री उन लोगों ने बनवाई थी। He was religiously liberal. वो हाँ इतने पावरफुल या फिर वॉरियर होने के बाद भी वो रिलीजन में मानते भी थे, वो रिलीजियस लिबरल भी थे। However, after his death, the Britishers annexed मतलब कि छीन लेना। Britishers annexed the Sikh Empire in 1849। हाँ, उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने उनका पूरा एम्पायर ले लिया। तो इसमें हमने क्या देखा? सो सिख एम्पायर अगर हम बात करें सिख एम्पायर, सिख रिलीजियन, सो सिख रिलीजियन के फाउंडर कौन थे? सो सिख रिलीजियन के फाउंडर थे गुरु नानक। ये मोस्टली क्वेश्चन आता भी है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। उसके 10th नंबर के फॉलोअर्स कौन थे? तो उनके 10 नंबर के सिख रिलीजियन के फॉलो करने वाले पर्सन थे गुरु गोविंद। जहाँ पे गुरु गोविंद ने एक पूरा सिख स्टेट
एस्टैब्लिश किया था। बट जो बांदा बहादुर ने एक लड़ाई की थी किसके साथ? मुगल एम्पायर के साथ। मुगल एम्पायर के साथ, जहां पर वो हार गए थे, गुरु गोविंद की डेथ हुई थी। एंड ये जो पूरा सिख स्टेट था वो 12 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। बट क्या हुआ कि जब वहां पर कौन आते हैं? रणजीत सिंह। वहां पे कौन है? रणजीत सिंह। ये रणजीत सिंह काफी पावरफुल रूलर थे। या कैसे कह सकते हो कि उनकी जो आर्मी थी, उनकी आर्मी में इंडियंस के अलावा और कौन थे? तो यूरोपियन सोल्जर एंड जनरल दोनों, यूरोपियन सोल्जर एंड जनरल दोनों उनकी आर्मी में इंक्लूडेड थे। उन्होंने बहुत सारे एरियाज को कन्क्वेर किया था, जैसे कि कश्मीर, लाहौर, पंजाब, अमृतसर, ये सारे एरियाज उन्होंने कन्क्वेर करके सिख का जो एम्पायर था वो और ज्यादा एक्सपांड किया था। मोस्ट टाइमली की उनकी कैनन फैक्ट्री कौन से प्लेस में थी? उन्होंने कैनन फैक्ट्री को भी एस्टैब्लिश किया था, तो वो थी लाहौर में। या बट जब तक रणजीत सिंह थे, ब्रिटिशर्स उनका एरिया कन्क्वेर नहीं कर पाए। लेकिन उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने ये पूरा एरिया एनेक्स मतलब कि छीन लिया। बट कौन से ईयर में? सो ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड सिख किंगडम इन 1879। इन 1879 बट 49 में उन्होंने पूरा जो ब्रिटिश जो सिख किंगडम था वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्सों में ले लिया, उसको एनेक्स को उसने छीन लिया। इंग्लिश यहाँ पर भी सिख का जो एम्पायर था वो खत्म हुआ। एंड क्या स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश रूल। तो चलो, किसी को डाउट है सिख रिलीजियन में? ये जो सिख एम्पायर था उसमें डाउट है किसी को? द मराठा एम्पायर। छत्रपति शिवाजी is at the forefront of great rulers of the 17th century। 17th century के जितने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे उनमें से एक कौन थे? हमारे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी created an independent state by troubling the Sultan of Bijapur, the Mughal emperors औरंगजेब and the Portuguese etc। It means कि उस समय उनकी लड़ाई पोर्टुगीज के साथ, जो बीजापुर के जो रूलर है उनके साथ, एंड जो मुगल एम्परर, तीनों के साथ छत्रपति शिवाजी की काफी अच्छी टक्कर होती थी। बट वो तीनों को, ये जो तीनों का जो नाम इसमें दिया है, पोर्टुगीज जो भी पोर्टुगल के रहने वाले थे, बीजापुर के सुल्तान एंड मुगल एम्पायर के रूलर मतलब कि औरंगजेब, तीनों को वो मतलब जीतने नहीं देते थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग रूलर थे एंड उन्होंने उनका जो रूल पूरा था वो एक्सपांड किया था। उनके जो प्लेसेस थे वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट मतलब कि जहाँ पे पब्लिक को थोड़ी लिबरलिटी मिलती है, जहाँ पे पब्लिक को एक राइट होता है कि वो जो सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करना। अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, आपकी बुक में एक और नाम ले दिया, वो था जो दुर्गावती, जो एक पर्सन है दुर्गादास, जहाँ पे दुर्गादास के साथ छत्रपति शिवाजी की 30 साल तक लड़ाई हुई थी। 30 साल तक उन लोगों की लड़ाई हुई थी एंड वो उनकी हिस्ट्री की सबसे लंबी लड़ाई मानी जाती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, मराठा अडॉप्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर इन द साउथ, मतलब कि जहाँ पे वो लोग एक अटैक सिस्टम होती है गुरिल्ला टाइप की, जहाँ पे छुप के अटैक करने होते हैं। मतलब कि सामने वाले पर्सन को नहीं पता होता कि वहाँ पे कोई है कि नहीं, बस छुप के अटैक करना। जो लोगों को मालूम नहीं होते, एक तरीके के जिनको बोलते हैं गुप्तचर जो होते, तो उन लोगों ने ये जो टेक्निक थी वो उन लोगों ने एक्सेप्ट की थी छत्रपति शिवाजी। बट कहाँ पे? साउथ की बात हो रही है। He established an efficient, systematic and democratic regime for an independent state। इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए उन्होंने सिस्टमेटिक, इट मींस कि पूरा ठीक से मैनेज किया था, मैनेजमेंट किया था, एंड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि
जहाँ पे पावर्स थोड़े किसके पास थे, पब्लिक के पास, तो ये हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट था। Along with these achievements, Shivaji's noble character and generous policies were also included. उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत सारी चीजें उनको मिली थी, बट फिर भी हम हमारी हिस्ट्री में शिवाजी ने जो किया है वो हम भूल नहीं सकते, वो भी काफी नोबल कैरेक्टर उनको हम भूल सकते। आफ्टर छत्रपति शिवाजी, उनके बाद उनके बेटे शिवाजी's grandson, उनके ग्रैंडसन शाहूजी was imprisoned by औरंगजेब, औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया। आफ्टर 1707 AD when शाहूजी was released, जब उनको वहां से छोड़ा गया, an inheritance conflict broke out between him and his aunt ताराबाई, उनकी जो aunt ताराबाई एंड जिनको फ्री किया गया था शाहूजी, दोनों के बीच में इनहेरिटेंस मतलब कि नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, मतलब कि वो थ्रोन के लिए फिर से जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाई स्टार्ट हुई दोनों के बीच में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ एसोसिएटेड विद शाहूजी हेल्प हिम इन हिज कॉन्क्वेस्ट, ये जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने किसको साथ दिया, सो शाहूजी को, ताकि वो उनको जो उनकी पोस्ट है जो थ्रोन है वो वापस मिल सके। पेशवा प्रैक्टिस बिगेन इन द मराठा किंगडम फ्रॉम हिज टाइम, और उनके टाइम पे उन्होंने पेशवा जो था, क्योंकि अभी यहाँ पर मराठा किंगडम एंड होके पेशवा जो किंगडम है वो स्टार्ट होगा, बट वो किसकी वजह से, तो वो बालाजी विश्वनाथ पेशवा की वजह से। छत्रपति शिवाजी जो 17th सेंचुरी के एक सबसे बेस्ट कंपेरर में से एक थे, जहां पर उन्होंने जो डोमिनेंट पावर पूरा कंट्रोल करके रखा था। सो डोमिनेंट ओवर वो कौन थे, सो बीजापुर के सुल्तान, मुगल एम्पायर के रूलर औरंगजेब एंड पोर्टुगीज के ऊपर, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स के अलावा पोर्टुगीज भी थे एंड फ्रेंच भी थे, सो पोर्टुगीज के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल जमा के रखा था, मींस कि वो उनको हावी नहीं होने देते थे। जहाँ पे साउथ में उन्होंने जो टेक्निक यूज की थी वो कौन सी थी, गोरिल्ला। साउथ में जहाँ पे उन्होंने ये टेक्निक को पूरा एक्सेप्ट किया था एंड वो इस टेक्निक को यूज करते थे, ताकि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब कि कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बिना अटैक करने वाले हैं, तो वो इसकी वजह से वो उनको रोक पाते थे। बट फिर क्या हुआ कि औरंगजेब जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे उनको क्या किया था, इम्प्रिजन, बट जब उनको छोड़ा गया तब उनकी जो आंट जो थी एंड शाहूजी उनके बीच में क्या हुई, वो थ्रोन राजगादी के लिए उनकी लड़ाई हुई, जहाँ पे उनकी हेल्प की किसने की, बालाजी जो थे जो पेशवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उन्होंने। बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा, और वो क्या थे, हमारे पहले पेशवा। He developed Maratha kingdom and took all the powers in his hand. मराठा किंगडम ऑलरेडी था, उन्होंने क्या किया, उसको डेवलप किया और सारे पावर्स उन्होंने अपने पास ले लिए। In 1720 AD, when he died, his son बाजीराव I became the पेशवा। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे कौन आए, उनके बेटे बाजीराव पेशवा। He was a skilled warrior and a shrewd politician. वो एक अच्छे वॉरियर भी थे and उसके साथ एक अच्छे से पॉलिटिशियन भी थे। He merged many Mughal territories into Maratha Empire and expanded Maratha state. उन्होंने बहुत से ऐसे मराठा जो टेरिटरीज थे उसको कन्वेयर किया and मराठा किंगडम को और ज़्यादा एक्सपांड किया। He conquered मालवा, गुजरात and बुंदेलखंड। उन्होंने जब वहाँ पे बाजीराव पेशवा आए तब उन्होंने वहाँ पर और कौन से एरिया कन्वेयर किए, तो मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड। Not only this, he defeated the निजाम ऑफ हैदराबाद also. उन्होंने हैदराबाद के जो निजाम थे उनको भी हराया। He transformed महाराष्ट्र into a great मराठा empire. उन्होंने महाराष्ट्र को एक बहुत ही बड़े मराठा एम्पायर में कन्वर्ट
किया। But after his death in 1740 AD, his son बालाजी राव became the पेशवा। और उनके बाद कौन है जो बालाजी राव, मतलब कि सबसे पहले कौन थे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव और उसके बाद बालाजी बाजीराव became the पेशवा and he achieved victories over Bengal to मैसूर। और बंगाल से लेकर मैसूर तक, मैसूर आज के नाम पे कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, सो वहां तक उसने रूल एक्सपांड किया। एक ही चैप्टर में बहुत सारी स्टोरी कंबाइन करके दी है आपके चैप्टर में। चलो, छत्रपति शिवाजी जिनके ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन कौन थे, तो उनके ग्रैंडसन है साहू जी। बट साहू जी को औरंगजेब ने क्या बनाया था, बंदी, इम्प्रिजन किया था। बट 1707 के बाद उसको फ्री कर दिया गया, मतलब कि छोड़ दिया। उस वक्त वहां पे जो ताराबाई, मतलब जो उसकी आंट एंड साहू जी के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस हुए पोस्ट, क्योंकि वो राजगादी के हिसाब से, जहां पे उनको हेल्प किसने की, बालाजी विश्वनाथ ने, जो कि एक पेशवा से बिलोंग करते थे, पेशवा डायनेस्टी। इट मींस कि बालाजी विश्वनाथ वो पहले पेशवा थे, जहाँ पे बालाजी विश्वनाथ ने बहुत सारे प्लेसेस को कन्क्वेर किया। उन्होंने पूरा जो किंगडम था वो उनके हाथों में ले लिया। उनके बाद कौन है, तो उनके बेटे, मतलब कि बालाजी बाजीराव वन। बालाजी बाजीराव वन के बाद कौन है, बालाजी पेशवा 1 and 2। बालाजी, अगर हम बालाजी बाजीराव की बात करें, उनके बेटे, तो उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को कन्क्वेर किया था, मतलब कि मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड एक्सेट्रा। बट अगर हम उनकी डेथ के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जो कि बालाजी बाजीराव के नाम से जाने थे, तो उन्होंने भी बंगाल से लेकर मैसूर तक जो मराठा किंगडम था उसको एक्सपांड किया था, एंड वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। Iran's Ahmad Shah Abdali invaded India in 1761 AD. The third battle of Panipat took place between the Maratha and Ahmad Khan Abdali, in which Maratha were defeated. यहाँ पे ईरान के जो पर्सन है अहमद शाह अब्दाली, इन्वेडेड मतलब कि लूटने के लिए आया था, जहाँ पर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो उन दोनों के बीच में हुई थी, मतलब कि मराठा किंगडम एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जहाँ पर मराठा किंगडम हार चुका था। बालाजी बाजीराव डाइड आफ्टर हियरिंग द ट्रॉमेटिक न्यूज़। ट्रॉमेटिक न्यूज़ मतलब ये जो दुख भरी जो न्यूज़ होती है, उसको सुनने के बाद, क्योंकि ये बालाजी बाजीराव एक पूरी लंबी स्टोरी है उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। दिस वॉर वीकन द मराठास, एंड क्योंकि उन्होंने सुना कि जब जो मेन उनके जो रूलर है उनकी वहां पे डेथ हो चुकी है, जिसके बाद जो मराठा पूरी तरह से वीक हो चुका था, एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश पावर रोज इन इंडिया, जिसके बाद इंडिया में, क्योंकि जितनी भी एरिया पे मराठा किंगडम का रूल था वो अभी खत्म हो गया, वहां पे किसका रूल स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स का रूल। तो ये सारा प्लेसेस है जिसको लूटने के बाद ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एक्सपांड हुआ। सबसे पहले तो बंगाल में, मतलब कि कौन से रीजन की वजह से, तो बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर की वजह से, जो हम हार चुके थे। उसके बाद पूरा सिख किंगडम जो रंजीत सिंह ने नॉर्थ की और जितने भी प्लेसेस लिए थे वो किसने एनेक्स कर लिए थे, ब्रिटिशर्स ने। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में जो पूरा किंगडम मराठा ने एक्सपांड किया था, वो भी जब वो हार गए तब वहां पे फिर वापस कौन आए, ब्रिटिशर। तो आप देखोगे नॉर्थ साउथ हर एक एरिया में कौन सा रूल एक्सपांड होने लगा, ब्रिटिशर्स का, और ऐसे ही इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो एक्सपांड होता गया। चलो, पूछना है किसी को कुछ?